कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है, देश गुलाम हुआ है या देश में बिखराव हुआ है। इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया गया है ताकि केंद्र की देश की अखंडता, एकता बनी रहे, उसके टुकड़े ना हो। दूसरा हम देखते हैं कि उसी समय में जो कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे थे उसने इसको प्रभावित किया। तीसरा तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट इधर का नहीं, चन्ना रेड्डी के टाइम का नहीं, 1946-48 ये तेलंगाना आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, जब निजाम का शासन था और वहाँ रजाकारों की सरकार थी। तो लोग कहते थे कि दिन में रजाकारों की सरकार होती थी और रात में कम्युनिस्टों की सरकार होती थी और निजाम का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो लॉलेसनेस थी। तो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार मजबूत हो। और रिफ्यूजीज की समस्या थी, देश नया नया आजाद हुआ था, उसके विकास की समस्या थी, देश के पास पूंजी का अभाव था। तो ये सभी, और एक और बात थी कि अगर आप 1940 के बाद कि अगर हम विश्व पटल पर अगर देखें तो हम क्या देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत सोवियत क्रांति से हुई 1917 से, और लेकिन यह ज्यादा बढ़ना शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के वर्षों में। तो ये हुआ कि और जवाहरलाल जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो 1928 और 29 में सोवियत यूनियन गए, बल्कि 1930 में समय में जब कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं ज्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो ग्रेट डिप्रेशन में सब जगह जो है वो डिप्रेशन था, इकोनॉमी बैठ रही थी, बैंक्स फेल हो रहे थे यूरोप में और अमेरिका में। जॉन मेनार्ड किन्स का भी सिद्धांत आया उसी के संदर्भ में। तो लेकिन उस समय जब नेहरू जी गए सोवियत रूस, तो वहाँ जो डेवलपमेंट था वो 7-8% बढ़ रहा था। तो उनको लगा दो कारण कि चूंकि सोवियत यूएसएसआर ने, उस समय की यूएसएसआर ने प्लान्ड डेवलपमेंट किया, प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया और समाजवाद को इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रलाइजेशन के द्वारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए वहाँ विकास जल्दी हुआ। और भारत ऐसे जो बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं था, क्योंकि अगर आप 1947 में हमारा पर कैपिटा इनकम क्या थी, हमारा शिक्षा का स्तर क्या था, अगर आप देखें तो अगर लगेगा कि जब अंग्रेज आए थे उस समय में भारत का स्तर अगर यूरोप से बेहतर नहीं था तो उसके बराबर। लेकिन जब वो गए तो इंडिया वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो इंग्लैंड के शासन का ये मिलना चाहिए था, उसका लाभ मिलना चाहिए था भारत को, वह नहीं मिला, उसका केवल शोषण हुआ। शोषण की बात आपको मैं बताऊं, जब याद आता है, मैं कनाडा में था 1991 में, प्रोफेसर के घर में गया तो प्रोफेसर ने मुझे खाने के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अंदर में ले गए, इतना बड़ा टेबल था, उन्होंने कहा डू यू नो दिस टेबल, दिस हैज कम फ्रॉम दानापुर। दानापुर से जो टीक वुड का था वो गया था। तो तब मेरी समझ में आया ये तो मैं टेबल कनाडा में देख रहा हूँ, बोला ये अड़ा है और किस किस फॉर्म में भारत का शोषण हुआ। तो देश की स्थिति ऐसी थी, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा पावरफुल बनाया गया और जो इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट था वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आया। और ये हम जवाहरलाल जी के पीरियड में हम पूरा का पूरा देख रहे हैं, जो प्लानिंग के द्वारा उसको और संपोषित करने की कोशिश की गई। जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था 1967 तक करीब करीब चलती रही। 1959 में केवल EMS नंबूदिरपाद की जो सरकार थी, जो पहले सरकार जो साम्यवादियों की सरकार थी, जो संसदीय तरीके से सत्ता में आई थी दुनिया में, उसको हटाया गया था। नहीं तो दोनों जगह कांग्रेस का शासन था। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कोई झंझट नहीं,
1967 में आप जानते हैं बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। मामाया बाबू यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, कर्पूरी ठाकुर जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे और 6-7 राज्यों में हुआ। That was the time जब केंद्र और राज्य के संबंध, संघात्मक व्यवस्था जो संविधान ने स्थापित की थी उस पर सवाल उठने शुरू हुए। मैं जब बीए का स्टूडेंट था, एमबी पायले की किताब आप पढ़िए, पुराना एडिशन, उसमें क्या लिखा है कि जो राज्यपाल के स्वविवेक का अधिकार है अंडर आर्टिकल 163, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लोगों ने इस पर क्वेश्चन उठाना शुरू किया। बंगाल